आप सभी लोगों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल यूनिटी वर्ल्ड पे। अब तक के जितनी भी वीडियो हम लोगों ने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई है, उन सारी वीडियो का संबंध जो था देखा जाए एक तरीके से चुनावी माहौल को लेकर था। हमारे नगर पंचायत वलीदपुर में जो मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है वो चुनावी माहौल है। लेकिन आज जो वीडियो हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वीडियो का संबंध धारा के बिल्कुल विपरीत है। जिस तरीके से अगर हम बात करें किसी नदी में, किसी दरिया में बहती हुई धारा की दिशा में अगर हम कोई काम करते हैं, कोई सफ़र तय करते हैं, कोई मंजिल तय करते हैं तो उसमें काफ़ी आसानी होती है। लेकिन उसके दिशा के विपरीत, बहती हुई धारा की दिशा के विपरीत अगर हम कोई काम करते हैं, मंजिल ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसमें मेहनत जो है काफ़ी बढ़ जाती है, दिक्कतों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और सामाजिक फार्मूले के साथ साथ वहाँ पे गणित के फार्मूले भी बदल जाते हैं। ये जो प्रोग्राम हुआ है इसका संबंध ना ही क्रिकेट से है, ना ही फुटबॉल से है, ना ही किसी और तरीके के खेल से है। ये प्रोग्राम बच्चों का जो है एक कंपटीशन हुआ था। देखें, छोटे बच्चों का, मदरसे लेवल के दर्जा 5 तक के बच्चों का एक कंपटीशन हुआ था और जो बच्चे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन लाए थे उनको इनाम बांटने के लिए जो चीफ गेस्ट बनाया गया था इस प्रोग्राम का, अरशद जमाल साहब, जो मऊ से संबंध रखते हैं और वर्तमान चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी हैं वहाँ के। और इस प्रोग्राम के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हम बात करना चाहेंगे उस ग्रुप के मेंबर्स से, उन ग्रुप के लोगों से। सबसे पहले कहेंगे भाई आप जो है अपना नाम बताएं और जो हम बात कर रहे थे अभी एक ग्रुप की, तो आप अपने ग्रुप के बारे में भी थोड़ा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और इस ग्रुप का नाम है कोहिनूर एकेडमिक ग्रुप। तो हमने देखा जो एक प्रोग्राम हुआ नगर पंचायत वलीदपुर बाज़ार में, इस ग्रुप का क्या मकसद था और इस इनेकाद किया गया इसका? जी, इस ग्रुप को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि पूरे वलीदपुर भीरा में इल्मी बेदारी हो। यानी इल्म को से जुड़े जितने भी बच्चे हैं, जो तालिबे इल्म हैं, उनकी हर तरीक़े से मदद की जा सके और उनको इस तरीक़े से तैयार किया जा सके कि वो अलीगढ़ और जामिया के इम्तिहानात एंट्रेंस के वो देने में सक्षम हों। आपने अपने ग्रुप का नाम बताया था कोहिनूर ग्रुप, तो ये जो नाम है इसके पीछे की कहानी, मतलब ये नाम क्यों पड़ा, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि इस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर हैं और हमारे बड़े ही अच्छे मित्र सलीम भाई, इन्होंने ही ये नाम इस ग्रुप का दिया है कोहिनूर। तो इसके पीछे इनका मकसद ये था कि हम लोगों के पास एक कोहिनूर जो था वो तो अब चला गया और रानी विक्टोरिया के ताज में इस वक्त है, लेकिन हम लोगों के पास अभी भी ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोहिनूर का काम करेंगे। तो उन्हीं स्टूडेंट के बीच से हमें कोहिनूर ढूंढना है। यही इस एकेडमी के कोहिनूर एकेडमिक का नाम जो है, इसी वजह से ये कोहिनूर एकेडमिक ग्रुप बना। अच्छा, आप लोग के ग्रुप में जैसे मुझे लग रहा है कि 10-12 लोग होंगे, तो आजकल का जो हमारे यहाँ का माहौल है, क्रिकेट, फुटबॉल या अन्य टूर्नामेंट, खेल वाले प्रोग्राम, वो भी आप लोग करा सकते थे क्योंकि उसमें आपको पैसा भी मिलता, उसमें आपका भी फ़ायदा होता। फिर आपने ये जो एक प्रोग्राम बच्चों का कंपटीशन या शिक्षा में बेदारी, ये प्रोग्राम क्यों चुना आपने? इसकी वजह यही है कि मैं अपना देख पाता हूँ अपने मोहल्ले में, अपने पूरे गांव में ही, कि जो इल्म से जुड़े भी हैं वो भी उस तरीक़े से पढ़ाई लिखाई अपनी नहीं कर पा रहे हैं कि वो उस लेवल तक पहुँच पाएँ कि पूरे वलीदपुर का, पूरे ज़िले का और पूरे देश का नाम हो। वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ते पढ़ते ज़्यादा से ज़्यादा बीए और एमए करके फिर सऊदी या फिर कहीं चले जाते हैं। यानी वो जिस तरीके का इल्म हासिल कर लेना चाहिए उससे नहीं कर पाते। वजह उसकी है माहौल का ख़राब होना। हम बाहर घर से जहाँ निकलते हैं तुरंत हर तरफ खेल कूद, मोबाइल और मज़ा की ही बात रहती है, ढाबा में जाने की बात रहती है, लेकिन इस तरीके की बात नहीं होती है कि हम पढ़ाई और किस तरीके से अलीगढ़ का क्रैक कर दें एग्ज़ाम, किस तरीके से जो आईएएस मेंस और इस तरीके की पढ़ाई के लिए हम तैयार हो सकें। अभी आपने एक बात कही माहौल की, तो आपको क्या लगता है यहाँ का जो शिक्षा का माहौल है, ये वो सिर्फ ये प्रोग्राम कराने से वो माहौल बन सकता है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम से होगा ये कि जब बच्चे आए थे यहाँ पर उनको एक शौक़ पैदा होगा कि हम भी अगली साल तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करें जो हम लोग एग्ज़ाम करा रहे हैं। ये इंशाल्लाह हर 6 महीने पे होने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको आसानी हो इसमें।
तो इस क्रैक करें, तो इसके लिए वो मेहनत करेंगे। अब इसके लिए भी वो पढ़ाई करेंगे। इस वजह से कराया जा रहा है कि वो पढ़ाई में मजबूती के साथ अब पढ़ाई अपनी करें, वो एक बेदारी के साथ पढ़ाई करें और इस एग्ज़ाम को बार बार करवाने की हम लोग की कोशिश रहेगी। आप इस वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या उनके जो गार्जियन हैं, कुछ अलग से कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं कहूँगा तमाम जो पेरेंट्स हैं कि वो अपने जो है बच्चों पर ध्यान दें, उनको वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस पर वो ध्यान दें और उनको गलत आदतों से बचा कर रखें, यानी उनका माहौल जो है किस बच्चों से वो मिल रहे हैं उस पर ज़रा तवज्जो दें ताकि पूरे माहौल में जो है तब्दीली आ सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात करना चाहेंगे सलीम आज़मी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलीम अनवर आज़मी है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और एनटीए का पेपर जो है मैं करीब 2 साल से दे रहा हूँ। तो इसमें मुझसे बहुत माइनर गलती हो जाती थी। तो इस बार जो है जब मैं गांव में आया तो हारिस वकार भाई जो इस वक्त अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो गलतियां हमसे हो रही हैं क्यों ना अपने जो हमसे जो जूनियर हैं उनको मतलब इस पहले ही उनको इस तरह से उनको ढाल दिया जाए कि वो आने वाले वक्त में ऐसी गलती ना करें। तो जब पेपर हुआ कोहिनूर ग्रुप का तो मैंने उनकी OMR देखी तो बच्चों ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको फिल किया था, कहीं भी एरर नहीं थी। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आई है बच्चों ने बिल्कुल बेहतर तरीके से उसको फिल किया था, कहीं भी एरर नहीं थी। अभी आपने जो बात कही कि बड़े भाई ने मतलब कहा था कि यहाँ का जो माहौल है, जो बच्चे हैं उनकी संगत ठीक नहीं है, या फिर बेसिक नॉलेज की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो ये जो गलती हो रही है, मतलब जो मिस्टेक हैं सामाजिक या तालीमी मतलब रूप में, वो कहाँ से हो रही हैं? मतलब जो मदरसे से हो रही हैं या फिर गार्जियन से हो रही हैं, किसकी गलती मानी जाएगी? गलती तो दोनों की है। गलती इसलिए दोनों की है कि हम जो ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को जो है सिर्फ मदरसे में भेज दें, टीचर उसको बढ़िया बना दें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। और टीचर ये सोचते हैं कि गार्जियन कुछ बनाए मतलब कुछ सिखा करके भेजें, तो ये भी नहीं हो सकता जब तक दोनों लोग नहीं लगेंगे। इसलिए कि बच्चा मदरसे में 6 घंटा रहता है, बाकी वक्त तो माँ बाप के साथ रहता है। अब माँ बाप घर में गाली गलौज करते हैं तो बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो अगर माँ बाप जो है घर ही से मतलब उसको बेहतर बना के भेजे तो जब वहाँ पर पहुँचेगा मदरसे में तो वहाँ और माहौल मिलेगा और वो बेहतर बनता चला जाएगा। अभी आपने कहा कि जो घर के गार्जियंस होते हैं वो मदरसे में भेजने के बाद सोचते हैं कि हमारा बच्चा मदरसे में गया और सारी जिम्मेदारी टीचर्स पे छोड़ देते हैं कि वही लोग इसको सुधारेंगे। और टाइमिंग जो होती है 5 से 6 घंटा बच्चा उस्ताद के पास रहता है, बाकी समय जो है गार्जियन के पास रहता है। लेकिन गार्जियन जो है वो देखते हैं आपकी घर का बच्चा जब काम करने लगता है तो वो गार्जियन जो बच्चों को डांट तक नहीं पाते हैं किसी काम के लिए। वो बच्चा जो है एक तरीके से सीना तान के खड़ा हो जाता है बाप के साथ। तो अभी आपने कहा था कि गार्जियन का भी बहुत ज़रूरी है सही होना, बच्चे का भविष्य बनाने के लिए गार्जियन का भी बहुत ज़रूरी है सही होना। तो गार्जियन को सही रास्ते पे लाने के लिए आपका ग्रुप किस तरीके से काम करेगा? गार्जियन के लिए जो है काउंसलिंग रखी जाएगी कि जो गार्जियन मतलब फ़िक्रमंद है अपने बच्चों के लिए, वो ग्रुप एक ऐसा मतलब कि काउंसलर को अपॉइंट करेगा कि जो गार्जियन है उनसे अपना संपर्क करें और आगे के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और ख़ुद अपने लिए भी उनसे सलाह मशवरा करें। एक चीज़ और ये पूछना चाहेंगे कि ये जो आप प्रोग्राम कराए हैं जी, इसका जो रिज़ल्ट है वो आपकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरा? मैंने तो सोचा था कि बहुत जाएगा 40 और 45 के बीच में जाएगा, लेकिन जब मैंने रिज़ल्ट उसका पूरा ओवरऑल देखा तो 64-65 चला गया, जो कि बहुत बड़ी बात है कि दर्जे 3 का बच्चा 64-65 ला रहा है 100 नंबर में से, वो भी एनटीए पैटर्न पर। तो ये बहुत बड़ी बात है, मेरी उम्मीदों से बहुत समझिए कि बहुत बड़ा है। 1-2 सवाल जो है हम आपसे ये करना चाहेंगे कि जो कंपटीशन हुआ है जी, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं। पहला सवाल ये है कि इसमें जो बच्चे भाग लिए हैं वो किस दर्जे तक के बच्चे थे और क्या सिर्फ मदरसे के थे या फिर स्कूल के भी थे? नहीं, हमारा विज़न ये था कि पहले सिर्फ जो प्राइमरी के बच्चों का कराया जाए और उनका आउटपुट देखा जाए। तो अभी ये सिर्फ मदरसा लेवल का हुआ था। आगे जो हमारा प्लान है पूरे एकेडमी का वो इंशाल्लाह मदरसे और स्कूल दोनों का होगा। हम लोगों ने अपने ग्रुप को जो है स्टेट लेवल पे भी रिप्रेजेंट करने का जो हम लोगों ने सोच रखा है। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और दूसरा सवाल ये कि किसी भी प्रोग्राम को या कोई भी काम करने के लिए एक ज़रूरत होती है जो सबसे बड़ी पैसों की होती है जी। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने भी यूनिटी नाम से 2 प्रोग्राम कराए हैं इंटर तक के। लेकिन ऐसा हुआ कि 2 प्रोग्राम कराने के बाद जो है आर्थिक स्थिति
मतलब पैसे का जो जमाव था हम लोग नहीं कर पाए। जी। तो वो जो प्रोग्राम है वहीं से बंद हो गया। वो कंपटीशन का जो एक सोचे थे कि हर 6 महीने पे या साल भर पे कराएंगे, वो बंद हो गया। तो आप लोग को ये प्रोग्राम करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्या वो आप चंदा करते हैं या खुद मेंबर जो हैं वो इकट्ठा करते हैं? नहीं, मेंबर जितने भी मेंबर हैं सभी लोग अपने अपने जेब से जितना होता है वो अपना मतलब कि ग्रुप को जो है डोनेट कर देते हैं। बाकी किसी से चंदा लेने नहीं जाते हैं। अगर कोई अपने खुशी से देना चाहता है तो वो दे दे, बहुत बेहतर है। सर, आपने जो चीफ गेस्ट बनाया था जी। इस प्रोग्राम के, अरशद जमाल साहब, जी। तो अरशद जमाल साहब को ही चीफ गेस्ट बनाने की सबसे मुख्य वजह क्या रही? अरशद जमाल साहब हमारे ज़िले की जो है धड़कन है। वो हर फील्ड में ये कहिए कि मतलब कि जितनी क्वालिटी है वो एक ही इंसान के अंदर है। वो एक अपने आप में एक चलती फिरती किताब है। हम लोग उनके वहाँ मऊ में गए थे तो हमने उनके जो रूम था, हमने उनके रूम में संविधान को देखा, उर्दू की किताबें देखी, दीनियात की किताबें देखी और पॉलिटिकल लाइन्स की किताबें देखी। हमें उसी दिन अंदाज़ा हो गया था कि ये बंदा जो है इसके अंदर सारी क्वालिटी मौजूद है। तो फिर हमें लगा कि इन्हें ज़रूर बुलाना चाहिए। तो हम लोगों ने बिल्कुल ज़ोर दे करके कहा कि आपको ज़रूर आना है। तो उन्होंने हमारी दावत पे लब्बैक कही। ये हमारे लिए खुशनौती की बात है। आपने बात कही एक चलती फिरती किताब की, और आप ही के ग्रुप में जी। एक जो बहुत बड़ी शख्सियत है, जी। हालांकि बहुत कम लोग उन्हें जान रहे हैं, वो अपने आप को उतना शो ऑफ नहीं करते हैं, जी। उनको भी मैं बुलाना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और उनका नाम है जाहिद, और वो चूँकि हमारे सर रह चुके हैं तो मैं उन्हें जाहिद सर ही कहूँगा, और चाहूँगा कि वो भी अपने कुछ बातों को, अपनी राय को हमारे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच में रखें। सर, चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा खुद से मतलब बताएं। मेरा तारुफ तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हाँ। नहीं, आप उसके हकदार हैं सर। तारुफ जो है, मैं जाहिद कमाल मोहल्ला डी से हूँ। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद मुश्तबा है, और मेरे ख़ानदान में मतलब एक मेरे दादा जो थे यूनुस गृहस्थ, गांव में मतलब एक दो जो गृहस्थ थे उसमें से एक थे। और मैंने बुनियादी तौर पर मदरसा नूर इस्लाम से जो तालीम हासिल किया हुआ है, मैंने आलिमियत किया है दारुल उलूम देवबंद से, और फिर जामिया मिल्लिया से मैंने ग्रेजुएशन किया। मुंबई यूनिवर्सिटी से जो है मैंने MA किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। फिर JRF क्लियर किया, और JRF क्लियर करने के बाद फिर अभी मैं PhD कर रहा हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर, हैदराबाद। जब कोई आदमी सफल होता है या किसी बड़े पोस्ट पे पहुंचता है तो हमको सिर्फ वो पोस्ट दिखाई देती है, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखाई देती। तो वो जो मेहनत है, एक आम लड़का, अगर मेरे जैसा कोई लड़का चाहे कि मैं भी उस पोस्ट तक जाऊं, तो उसको किस तरीके के मतलब अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, किस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, और पढ़ाई पे किस तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, और किन किन चीज़ों से बचना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़ जो है ना, मैं यही कहूँगा कि सोहबत जो है सबसे पहले आपको सही रखनी पड़ेगी। जब आपको जिस फील्ड में भी जाना है, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, चाहे आपको कोई इंजीनियर बनना हुआ है, चाहे आपको मतलब फिटर वगैरह का, इलेक्ट्रीशियन वगैरह का काम करना है, आप उसी लोगों के वैसे ही माहौल में रहें। चाहे आपको लूम का ही कारोबार करना है तो लूम में जो एडवांस लेवल पे जो काम करते हैं, लूम को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, उन लोगों के साथ रहिए। आपके जो फील्ड के लोग हैं उन्हीं से आप रब्ता रखें। सबसे पहली तो नसीहत यही है। अगर पढ़ने लिखने का आपको शौक़ है तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप अपना जो संगत है वो पढ़े लिखे लोगों के साथ रहें। और दूसरी सवाल जो आपने किया था कि मतलब क्या टाइम टेबल वगैरह रखना चाहिए, तो टाइम टेबल वगैरह आप रीज़नेबल ही रखें, 8 घंटे का रखें, पढ़ाई पे फोकस करें। लेकिन इसके अलावा जो है आप टीम एक्टिविटी में, जैसे ये अभी आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया है, एक टीम एक्टिविटी है, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है, गांव के जो ज़िम्मेदार थे वो लोग आपके सामने हैं। और ये इरावलीपुर से जो मुझे लगता है यहाँ पे जो जमा है फ़िलहाल भी पढ़े लिखे लोगों का तबका है, आपका इन लोगों से लिंक बनता है, कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का माहौल बनता है। तो आप इन चीज़ों पे ख़ास तौर पे ध्यान दें कि आपकी टीम जो है कैसी बनती है। पढ़ने लिखने का शौक़ है तो आप ये चीज़ को ध्यान दें कि आपकी टीम कैसी है। सर, आपने एक जो बात कही संगत की, वास्तव में उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि अगर हम किसी अतर फरोश की दुकान पे जाते हैं, वहाँ से निकलेंगे तो अतर की खुशबू लेके निकलेंगे, और किसी भट्टी में जाएंगे तो वहाँ पे धुआं और कालिख लेके निकलेंगे। लेकिन यही बात एक बार थी कि संगत की जब बात चली थी तो एक माँ जो थी अपने बच्चे से पूछी कि तुम किसके साथ रहते हो,
तो वो जो लड़का है वो बोला कि मैं फलाने लड़के के साथ रहता हूँ, वो लड़का बिल्कुल सही नहीं था। तो इसकी माँ ने उसको कहा कि तुम उसके साथ मत रहा करो, वो लड़का सही नहीं है। लेकिन वो जिस लड़के की बात कर रहे थे वो लड़का अपनी माँ से जब मिला, वो उसकी माँ पूछी कि किसके साथ रहते हो, तो वो कहा कि मैं फलाने लड़के के साथ रहता हूँ। लेकिन उसकी माँ कही कि उस लड़के के साथ रहा करो, वो लड़का बहुत अच्छा है। तो सर इस कॉम्बिनेशन को कैसे मतलब सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि एक के लिए वही संगत अच्छी है, दूसरे के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। मुझे जो समझ में आ रहा है आपके सवाल से कि कोई एक लड़का जो है जिसके माँ बाप जो अच्छी पोजीशन में नहीं हैं, या उसके घर का तौर तरीका अच्छा नहीं है, और मेरे घर का तौर तरीका या मेरा जो तौर तरीका अच्छा है, मैं उसकी संगत में रहता हूँ, तो मेरे लिए तो गलत है, लेकिन वो मेरी सहबत में रहता है तो उसके लिए अच्छा है, उसके घर वालों के लिए अच्छा है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर वो सीखने के मन से आ रहा है आपके पास तो बिल्कुल आप उसके साथ रहिए, और अगर बिगाड़ने की नीयत से आ रहा है, आपको देख घर वाले जज कर सकते हैं कि वो किस नीयत से आ रहा है। अगर बिगाड़ने के रास्ते पे लेके जा रहा है वो गलत लड़का जो है, तो आप उसका साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर वो सीखने के लिए आ रहा है तो बिल्कुल आप किसी को भी ऐसा मत समझिए कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ या मेरे बच्चे को उसके साथ नहीं रहना। हर एक को हर एक के साथ रहना चाहिए, हर एक को हर एक काम करना चाहिए, हर एक को हर एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी से भी बढ़ाव, किसी से भी मतलब ये कि अछूतपन का जो है रिश्ता नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बात मेरी क्लियर है। हाँ। कि किसी के साथ भी अछूतपन का जो रिश्ता है वो मत रखिए, हर एक को अपने साथ लगा के रखिए। अगर वो सीखने की नीयत से आ रहा है और आप उसको सिखा पा रहे हैं तो सीखने का रिश्ता हमेशा रखना चाहिए। चाहे कोई आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, सीखने का रिश्ता हमेशा रखना चाहिए। चाहे मैं एक स्टूडेंट अभी स्टूडेंट हूँ, कल को प्रोफेसर बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब प्रोफेसर हूँ तो मतलब सीखने का मेरा रिश्ता नहीं है। सीखता तो हर कोई है, और हमारे जो प्रोफेसर लोग हैं वो हमसे सीखते हैं, क्योंकि वो भी हर एक चीज़ पे कमांड नहीं रखते हैं। तो उनको भी अगर बाइट की ज़रूरत पड़ती है, जानकारी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमसे लेते हैं, तो हम उनको देते हैं, बाइट लिख करके देते हैं। तो वो भी एक तरीके से हमसे सीख रहे हैं। कल को रिश्ता हमसे था कि हम उनसे लेते थे बाइट, लेकिन आज मतलब अगर मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं उनको बाइट लिख करके दे सकता हूँ एक मजबूत, तो मैं मुझसे वो लेते हैं। तो हर कोई सीखता है, सीखने का माहौल रखना चाहिए। और जहाँ सीखने का मतलब माहौल ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया सब कुछ। आपको इस मोहल्ले में सबसे बड़ी चीज़ या इस गांव में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बीमारी कह लीजिए कि मैं तो सब जानत हूँ। हाँ मुझे सब मालूम है, मुझे का मतलब हर एक को यही है कि मैं सबसे कुछ जानता हूँ, हालांकि ऐसा है कि वो कुछ भी नहीं जानता है। तो ये बड़ी अजीब चीज़ है। सर यहाँ पे अगर हम शिक्षा के मामले पे जब भी बात किए हैं, हालांकि अभी अगर देखा जाए कि किसी भी लेवल पे बात करने का अपना एक वो नहीं है, लेकिन फिर भी जब बात करते हैं शिक्षा पे तो यहाँ के लोग दोष देते हैं यहाँ की जो संस्थाएं हैं, और यहाँ खुद जो बच्चे पढ़ते हैं उन पे दोष देते हैं। सर ये कहाँ तक सही है? दोस्त तो है तो दोस्त दिया जाएगा। सिस्टम में भी दोष है, स्कूल में भी दोष है, पढ़ाई का जो तालीम का जो स्तर है उसमें भी दोष है, और घर का जो माहौल होता है उसमें भी दोष है। दोष है तो दोष दिया जाएगा। अगर कोई गलत दोष दे रहा है, गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, तो उसको कहा जाएगा कि आप मतलब हद से ज़्यादा तजावुज़ कर रहे हैं। सिस्टम में तो आपको बता रहे हैं कि मदरसे जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनका सिस्टम मतलब स्ट्रक्चर भी सही नहीं है। पढ़ाई का जो तौर तरीका है वो भी सही नहीं है। पढ़ाई का तौर तरीका जो है बता रहे हैं आपको कि हमारे मदरसे जो है करीब 7-8 जो मदरसे होंगे, हर साल प्रोडक्शन जो होता है 5वीं क्लास का जो प्रोडक्शन है, जो प्राइमरी से निकल करके फारिग होकर के बाहर आते हैं, तो 50-50 का एवरेज अगर लिया जाए तो 50 से 35 300 350 बच्चे जो है फारिग होते हैं हर साल पूरे गाँव से। लेकिन उसमें से मुझे लगता है कि 10 से या 12 लड़के जो है 10वीं क्लास तक पहुँच पाते हैं। मतलब क्या हुआ कि मतलब 95% मतलब गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? उनके ऊपर दोष देंगे हम? बच्चों की गलती है इसमें? नहीं, बच्चों की गलती नहीं है। बच्चों को तो अभी मतलब भी कि वो इस लेवल में नहीं कि वो खुद फैसला कर सकें। हर कोई हर मामले में उनका फैसला खुद करता है। उसको क्या ख़रीदना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं आना है, ये सारे फैसले घर वाले करते हैं, ज़िम्मेदार लोग करते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा 5वीं क्लास पढ़ने के बाद अगर फेल हो गया है तो वहाँ से क्यों उसको मतलब कि उसको कैसे दोष दे सकते हैं? वो अपना फ़ैसला आप ही नहीं कर सकता है। माँ बाप करते हैं, घर के ज़िम्मेदार करते हैं, माहौल उसके असातिज़ा जो करते हैं जिन्होंने पढ़ाया है, तो सबकी यहाँ पे गलती है। अगर 95% अगर हमारा फेलियर है
तो दोस्त सिस्टम को ही दिया जाएगा, माँ बाप को दिया जाएगा, घर गांव मोहल्ले के ज़िम्मेदारान को दिया जाएगा, हम और आप जैसे जो लोग हैं उनको दिया जाएगा, और जो सिस्टम है मतलब मदरसा है उसको भी दिया जाएगा, पढ़ाने का जो तरीका है उसको भी दोष दिया जाएगा। है अगर दोष नहीं होता तो ये 95% फेल्योर नहीं होता है। मैं मिसाल पे 1-2 पॉइंट जो है मतलब एक ये ऐड करूँगा। जैसे हमारे मदरसे में जो है मैंने अपनी भाइयों को देखा हुआ है कि अभी वो कंडे की कलम से लिखते हैं। कंडा कहाँ से लेकर आएंगे, क्यों लिखते हैं कंडे की कलम से, कहाँ पे उनको मतलब 5वीं क्लास पास करने के बाद उनको कंडे की कलम से लिखने की ज़रूरत कहाँ है, दावात से लिखने की ज़रूरत कहाँ पे है। अमेरिका में बच्चे कलम हाथ से लिखना जो है ना वो भूल चुके हैं, क्योंकि वो टैब पे लिखते हैं, सब कुछ टैब पे है, सब कुछ आज के ज़माने में कंप्यूटर पे हो गया, मोबाइल पे हो गया, टैब पे हो गया। तो वहाँ पे पढ़ाई उस लेवल पे जा चुकी है कि वो ये जो हम बॉल पेन है उससे भी लिखना भूल गए हैं वहाँ के लोग, अब लिखते हैं टैब पे। तो राइटिंग उनकी बड़ी ख़राब होती है। मैंने अमेरिका का काम किया हुआ है, अमेरिका की एक एयरलाइंस है यूनाइटेड एयरलाइंस, उसका काम किया हुआ है मैंने। तो वहाँ पे राइटिंग बड़ी ख़राब है। तो पूछने पे जो है एक मेरा दोस्त वहाँ पे रह करके आया हुआ था, तो उससे जब मैंने पूछा कि राइटिंग क्यों ख़राब है तो वो बोल रहा है कि वहाँ पे अभी टैबलेट पे ही हर कोई लिखता है, इसलिए उनको बॉल पेन से लिखने की जो है ना बहुत आदत नहीं होती है, तो राइटिंग उनकी बहुत ख़राब है। और हमारे यहाँ क्या है कि बॉल पेन से लिखवा रहे हैं। यहीं बगल में खैराबाद में हेमन गार्डन के जो मौलाना हैं उन्होंने अपने यहाँ नज़्म रखा हुआ है कि पेंसिल से लिखना है। पेंसिल से लिखने के बाद अगर बच्चे को लग रहा है गलत है तो मिटा करके वो और सही लिखता है। अगर उस्ताद को लगता है कि उसने गलत लिखा हुआ है, सही नहीं लिखा हुआ है, तो मिटवा करके फिर से लिखवाता है। मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ दिनों तक वहाँ पे था, तो बच्चे जो है जितनी खूबसूरत खुशखत जो उनकी इतनी खूबसूरत थी कि मुझे शर्म आती थी कि मैं उनकी इस्लाह करूँ। दूसरी चीज़ जो है मीडियम जो है 5वीं पास करने के बाद बच्चे को अगर मुझे लगता है कि 10 से 12% बच्चे जो स्कूल मदरसे में जाते हैं जो मतलब एक ही मौलाना बनने के लिए, आलिम बनने के लिए, हाफिज़ बनने के लिए। 90% बच्चे जो है मतलब या 90% में से 10% तो स्कूल में जाएंगे, 80% गायब हो जाते हैं। तो 10% बच्चे भी जो जाते हैं अगर स्कूल के अंदर, तो उनको मीडियम का सबसे बड़ा अभाव होता है। मुझे याद पड़ता है गुल्लू राय का ये स्कूल है जिसमें मैं पढ़ाता था, तो वहाँ पे जो मुंशी जी हैं उनका ये कमेंट था कि मदरसे में पढ़ाई तो मतलब अच्छी करते हैं बच्चे जो है मतलब बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, लेकिन ये है कि 1 ही 2 आते हैं होती है। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर इंग्लिश या हिंदी मीडियम के स्कूलों में प्राइमरी की ही बात करें तो उनकी जो फ़ीस होती है काफ़ी अच्छी होती है। अच्छी का मतलब ये हो गया कि 300-400 रुपये होती है, और जो उनका ड्रेसिंग सिस्टम होता है एक डिसिप्लिन दिखता है उसमें। लेकिन हमारे जो मदरसे हैं, मदरसे में पहली चीज़ ये कि फ़ीस बहुत कम होती है, 30 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये महीने। और ड्रेसिंग सिस्टम जो है सभी बच्चों का लगभग एक जैसा नहीं होता है। तो ये प्राइवेट स्कूल वाले मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले जो 400 रुपये ले के जो चीज़ देते हैं, तो ये मदरसे में सिर्फ 25 से 30 रुपये में कैसे मेंटेन करते हैं? और ये जो ड्रेसिंग सिस्टम है उसका क्या असर पड़ता है? देखिए पहली तो ये है कि 2 सवाल मुझे लगता है कंबाइन कर दिया आपने। एक तो ये है कि मतलब एक फ़ीस का है जो है, कुछ ज़्यादातर मदारिस ऐसे हैं जहाँ पे फ्री में तालीम होती है। मुझे लगता है फ्री में तालीम मतलब देखिए नहीं होनी चाहिए, कुछ बराए नाम तो होना ही चाहिए ताकि उनको एक सेंस रहे कि आप एक कीमती चीज़ खरीद रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। मतलब स्कूल में जो है थोड़ा सा महंगी होती है, लेकिन वहाँ पे लोग करते ही हैं। मुझे लगता है कि ये पूरा जो है वलीदपुर का जो है यहाँ के लोग पैसा नहीं खर्च करते हैं। आसपास जितना जो है एरिया है गैर मुस्लिम लोगों का है, बहुत गरीब गुर्बत की हालत में है वो लोग भी। लेकिन गुल्लू राय का जो स्कूल है, मैं जब पढ़ाता था वहाँ पे आज से 10 साल पहले, तो वहाँ पे करीब 1,500 बच्चे पढ़ते थे आसपास के। वलीदपुर से शायद मतलब 5-6 बच्चे आते थे। उन लोगों को मेंटेन कर लेते हैं, वो लोग पढ़ा लेते हैं। वलीदपुर वाले क्यों भारी होता है? मुझे नहीं लगता है कि ये भारी चीज़ है और कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ हुआ कि आप पैसा खर्च कर सकते हैं और थोड़ा बहुत रीज़नेबल आप पैसा रखिए। और दूसरी चीज़ ड्रेसिंग जो है, ड्रेसिंग का ऐसा है कि ड्रेसिंग आपको रखना चाहिए। क्यों? बच्चा को आपने भेजा हुआ है मदरसे में, किस लिए? सवाल ये किस लिए भेजा है? तो बदले के लिए,
मतलब उसके अंदर तब्दीली लाने के लिए, सलीका सीखने के लिए, तहज़ीब सीखने के लिए, तमद्दुन सीखने के लिए, कुछ अच्छा जो बदलाव जो होता है वो सीखने के लिए। तो एक जो आपसे सवाल किया था कि हम सिस्टम को दोष दे रहे हैं, तो सिस्टम को दोष दिया जाएगा, क्योंकि जो उस्ताद जो बैठा हुआ है ना, वो भी उर्दू के अंदर बात नहीं करता है, वो भी अपनी मादरी ज़बान में बात करता है, वो भी पान घुलाए हुए है। तो क्या तरीका वो दिखाएगा, क्या तरीका दिखाएगा? वो जो थूकता है तो सामने ही रोड पे ही थूक देता है, तो क्या तरीका बच्चों को सिखाएगा? मुझे मुंबई में जब रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे मुझे जो है मतलब एक ही जो लोगों से मुझे बाइट मिली कि वो लोग जो है ना, बस जो मुस्लिम स्कूल हैं उसमें नहीं पढ़ाते हैं, वो जाते हैं तो नर्सरी जो ये कन्वेंट जो स्कूल होता है उसके अंदर पढ़ाते हैं। चाहे पढ़ाने में मतलब ये कि उनको कुछ भी ना आता हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, डिसिप्लिन वो लोग बच्चे जो है डिसिप्लिन सीख लेते हैं, तौर तरीका सीख लेते हैं, किस तरह बात की जाएगी, कहाँ बैठा जाएगा, कहाँ उठा जाएगा, किस तरह रहा जाएगा, ये सब तरीका सीख लेते हैं। तो एक तो ज़ुबान जो है वो सिखाना भी ज़रूरी है, कपड़ा पहनने का जो सलीका है वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ों पे अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आप मत भेजिए मदरसे में। आपको जब बदलाव नहीं चाहिए तो मत भेजिए। मुझे तो यही सवाल मेरा अल्फाज सख्त हो सकते हैं, लेकिन यही है कि आप, ये मेरे सिस्टम का ही दोष है, मदरसे का ही दोष है कि आप अगर बदलाव नहीं देखना चाह रहे हैं, आप सलीका नहीं देखना चाहते हैं बच्चों के अंदर, आप तहज़ीब नहीं देखना चाहते हैं, तो आप स्कूल बंद कर दीजिए। नहीं है बच्चों की ज़रूरत। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि बच्चे को 2 का पहाड़ा आ जाए, 4 का पहाड़ा आ जाए, थोड़ा लिखना आ जाए, तो ये सब चीज़ें कोई मतलब बहुत नहीं रखती है। तौर तरीका, सलीका, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये चीज़ की कमी जो है ना, आदमी फारिग भी हो जाता है, BA कर लेता है, MA कर लेता है, लेकिन बोलने का सलीका उसको नहीं आता है, कोई माजरत करना नहीं जानता है। कितनी बड़ी गलती आप उसकी आइडेंटिफाई कर देंगे तो वो बच्चा जो है ना, या फिर असातिज़ा भी हैं या जो पढ़े लिखे लोग भी हैं ना, कोई माजरत करने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत अजीब सी बीमारियां हैं ये सब। तो बच्चे को अंदर अगर तौर तरीका, सलीका, बात करने का तरीका, सिस्टम में यही अगर सुधार नहीं है, तहज़ीब नहीं है, तरीका नहीं है, बात करने का सलीका नहीं है, तो ये सब चीज़ों का दोष दिया जाएगा। मैं खुल कर के दोष देता हूँ। मुझे मतलब एक कि मज़ा नहीं आता है, रोना आता है, मुझे फ़िक्र है, इसके लिए मैं दोष दे रहा हूँ। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपकी जो एक बात है, उम्मीद करेंगे कि उसका जो असर है अच्छे से पड़े समाज पे, या जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन पे पड़े। और आपकी बात कहीं कहीं पे कड़वी है, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त बातें हैं। ऐसी बातें बहुत कम लोगों से सुनने को मिलती है, और हम सभी लोगों से, वीडियो देखने वाले लोगों से गुजारिश करेंगे कि इनकी बातों को सिर्फ सुने नहीं, उसको अमल लाने की कोशिश करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।